हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ क्लास 12 की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों, पहले तो हमको ये समझना चाहिए ये क्रिटिकल एंगल है क्या, ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। तो आपको मैं बेसिक बात बता दूं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने कई बार महसूस कर रखा है। कैसे? ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, पता है ना, डायमंड मीन्स हीरा बहुत ज्यादा चमकता है, शाइन करता है, उसमें बहुत ब्रिलियंसी होती है। वो क्यों होती है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। बच्चों, आपने महसूस किया होगा कि जब समर डेज में, गर्मी के दिनों में आप रोड पे निकलते हैं दोपहर में, नून टाइम में, इन द नून टाइम यू ऑब्जर्व दैट द रोड इज सीन एज वेट। हमको दूर से जब हम देखते हैं रोड को, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम काफी आगे देखते हैं तो हमको लगता है रोड गीली जैसी महसूस होती है, वेट महसूस होती है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ वहां होता नहीं है। जब हम वहां पहुंचे देखते हैं तो सूखी है, फिर आगे गीली दिख रही है। तो ये क्यों होता है? ये क्यों दिखाई देता है? तो ये क्यों होता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों, कैसे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले क्रिटिकल एंगल जानना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ऊपर एक डेंसर मीडियम है। वैसे तो डेंसर की डेंसिटी ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हम ऐसे ही सिंबॉलिक तौर पर उसको बनाए दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज होती है और नॉर्मल जो डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं, मास डेंसिटी, वो अलग चीज होती है। बच्चों, हमने सपोज किया ऊपर कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम, ठीक है, और नीचे कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम। बच्चों, हम सपोज कर लेते हैं ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और नीचे रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। हमने सपोज किया कि एक लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है, ये तो हमारा नॉर्मल है, ठीक है। हमने सपोज किया कोई लाइट रे ये आ रही है। आपको पता है कि अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से आती है तो रेयरर मीडियम में जाने पर क्या हो जाता है? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाती है ना। देखो हट गई, ऐसे रही थी, चलिए इधर। अगर आप इंसिडेंट एंगल मींस आई को इंक्रीज करते जाएं, जैसे ठीक है, जब आप आई को इंक्रीज करेंगे तो इधर आर भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो गया। अब अगर आप आई को और ज्यादा इंक्रीज कर दें तो क्या होगा बच्चों? इससे भी ज्यादा। अगर आई को और इंक्रीज करेंगे तो ये लाइटें कुछ ऐसे चली जाएगी इस मीडियम में, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मीडियम के पैरेलल। मींस इस समय रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इस एंगल को जिससे आने पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया है, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मींस आईसी को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। बात यह आती है कि अब हमको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। क्या? When
a light ray comes from denser to rarer medium, then the incident angle in denser medium for which angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, this इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? डेंसर मीडियम का वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रेयरर मीडियम का, ठीक है, जिसके लिए रेयरर मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब बच्चों सोचो, जब थोड़ा सा आई की वैल्यू थी तो आर कुछ था, आई इंक्रीज किया, आर और इंक्रीज हुआ, आई और इंक्रीज किया, आर 90 हो गया। अब अगर सोचो यहां पे अगर हम क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे लाइटें डाल दें तो क्या होगा? अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे आपने लाइटें यहां पे डाल दी तो बच्चों ये लाइटें सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे रिफ्लेक्शन होता था मिरर्स में, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए आई डैश एंगल से आई तो ये आई डैश एंगल से ही चली जाएगी, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस लौट जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब आई डैश इज ग्रेटर देन आई सी होगा। मींस इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। किसमें? डेंसर मीडियम में। ध्यान रखना, डेंसर से जब रेयरर में लाइटें आ रही होगी और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होगी तो वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमिना हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बच्चों आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं स्नेल्स लॉ का यूज कर लूं तो क्या क्रिटिकल एंगल से और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो हम यहां पे क्या करेंगे? इस सिचुएशन के लिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे क्रिटिकल एंगल के लिए। तो बाय स्नेल्स लॉ, अब यहां पे मेरी हेडिंग क्या हो सकती है? रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। मैं क्या करने जा रहा हूं? रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों अगर स्नेल्स लॉ का यहां पे यूज कर ले तो क्या होगा? देखिए इस सिचुएशन को, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 म्यू 2। यही तो पढ़ाया गया स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब अगर यहां पे यूज करेंगे तो आई की जगह क्या यूज करेंगे? IC। आर की जगह क्या यूज करेंगे? 90 इज इक्वल टू 1 म्यू 2। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं साइन IC अपान 1। क्यों? साइन 90 की वैल्यू 1। आपको पता होना चाहिए कि 1 म्यू 2 की वैल्यू क्या होती है। भाई 1 म्यू 2 को 1 अपान 2 म्यू 1 भी लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी हम राज की बात बताते हैं। तो बच्चों 1 अपान 2 म्यू 1, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन IC इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपान 2 म्यू 1। 2 म्यू 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट कौन सा था? डेंसर था, विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। मतलब अगर इसको मैं थ्योरी के रूप में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं साइन C इक्वल टू 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
डेंसर मीडियम with respect to rarer medium। तो रियल फार्मूला क्या बना, साइन आई सी इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये हमारा फार्मूला हमेशा लगेगा और इससे हमारी सारी कैलकुलेशंस होती जाएंगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता बच्चों इसमें कोई ऐसी टफ चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है हमारा ये। चलिए पहले मैं इसी फार्मूले का यूज करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, इसमें कहा गया कि एक प्रिज्म रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ठीक है। इसके ऊपर एक लिक्विड पड़ा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। ये n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में दिया, याद रखिएगा। तो एयर के रेस्पेक्ट में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। आपसे कह रहे हैं कि अ लाइट रे इंटर्स परपेंडिकुलर टू साइड AB। एक लाइट रे आती है लेकिन कैसे आती है, परपेंडिकुलर टू साइड AB। अ लाइट इंटर्स परपेंडिकुलर टू AB के परपेंडिकुलर आई। भाई परपेंडिकुलर आई इसीलिए यहां पे कोई एंगल डेविएट नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता है कि अगर नॉर्मली लाइट इंटर करती तो सीधी निकल जाती, क्योंकि इस सिचुएशन में I और R दोनों 0 होते हैं। अच्छा, तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। हमें n की क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। For which the light takes total internal reflection at AC। फेस AC पे लाइट क्या करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले ले। तो भाई सबसे पहले तो मैं इनकी ऐसी वैल्यू लूंगा जिसके लिए ये क्रिटिकल एंगल बन जाए। ये एंगल क्या बन जाए, क्रिटिकल बन जाए, ताकि ग्रेजिंग इमरजेंट हो, तभी तो हो पाएगा। अब सोचिए बच्चों, अगर ये एंगल हम IC कह देते हैं, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, तो आपको पता है कि साइन IC का फार्मूला क्या होता है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। बच्चों इसमें डेंसर कौन होगा, भाई यहां से लाइट रेस में जा रही है और आपको पता है क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेंसर हो गया और ये बच्चों क्या हो गया, रेयरर हो गया। तो मैंने आपको फार्मूला क्या लिखवाया था, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, मींस 2μ1 आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि 2 वाला क्या है, रेयरर। इसका मतलब साइन IC, ये एंगल कितना होगा सोचो, ये 90 बच्चों, ये 60, तो ये क्या बचेगा इधर, ये बचेगा 30। देखो ये बचा 30। जब ये 30 तो इधर वाला IC कितना आएगा इसके लिए, 60 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, साइन 60 इज इक्वल टू 1/2μ1। इसका मतलब μ1/μ2। बच्चों साइन 60 √3/2 μ2 की वैल्यू क्या है, n, वही तो फाइंड करना। μ1 3/2, 2 ऊपर चला गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो तो n इक्वल टू क्या आएगा 3√3/4. So the maximum value of n is 3√3/4 for which the lighted takes total internal reflection at AC. अगर इससे ज्यादा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिर लाइट आगे चली जाएगी. ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू n की होगी. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा ये कहता है कि एक टैंक ऑफ वाटर, एक वाटर का टैंक ऐसा है. ठीक है, कह रहे हैं द वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट 40 सेंटीमीटर. इसमें वाटर फिल कर दिया गया. कहां तक फिल किया गया? अप टू हाइट 40 सेंटीमीटर बच्चों. अच्छा, मतलब ये हाइट हमारे पास 40 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है, आपसे कह रहे हैं अ पॉइंट सोर्स इज पुटेड एट द बॉटम. कोई लाइट सोर्स है पॉइंट में ऐसा रखा हुआ है बॉटम पे, ये सोर्स हो गया. ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया एट वाटर सरफेस फ्रॉम विच द लाइट इज ट्रांसमिटेड. हमको वाटर सरफेस पर वो एरिया बताना है जिससे लाइट बाहर निकलेगी. ठीक है, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 4/3. बच्चों आप ध्यान दीजिए जरा भाई, यहां से जब लाइटें निकलेगी तो कैसा डायग्राम बनेगा? जो लाइटें सीधी निकलेगी, जो लाइटें सीधे आएगी वो तो ऐसे निकल जाएगी नॉर्मली. क्यों? I इक्वल टू R, 0 एंड R इक्वल टू 0. जो लाइटें थोड़ा सा इधर एंगल बनाएगी वो क्या होगी बच्चों? वो कुछ ऐसे निकल जाएगी. जो लाइटें इससे और आगे गिरेगी उसका देखो I इंसिडेंट एंगल बढ़ता जा रहा है. I बड़ा हो गया, पहले I 0 था, फिर I थोड़ा हुआ, फिर और ज्यादा. इस सिचुएशन में लाइटें ऐसे चली जाएगी. अब अगर इसके और आगे आप लाइट लेना चाहेंगे तो क्या होगा? आई क्रिटिकल एंगल ये हो गया, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा वैल्यू एंगल का हो जाएगा, और क्रिटिकल से बड़ा होगा तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसी पॉइंट तक लाइट बाहर मिलेगी, इसके आगे कहीं भी देखोगे तो लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब बाहर नहीं निकलेगी उसके वाटर सरफेस की. सेम ऐसे ही इधर भी एक पॉइंट मिलेगा जहां क्रिटिकल एंगल मिलेगा, ये इंसिडेंट एंगल लाइट का. अगर इसके आगे कोई भी आपने लाइटें सपोज की तो वो लाइटें क्या होगी? उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो लाइटें वापस लौट जाएंगी. इसका मतलब इस तरफ भी एक पॉइंट मिल गया जिसके आगे लाइट नहीं निकलेगी, इधर भी एक पॉइंट मिल गया जिसके आगे लाइट नहीं जा सकती. बच्चों सोर्स तो नीचे रखा है ना. अब आपने देखा इधर एक पॉइंट मिला, एक इधर पॉइंट मिला, तो एक इधर भी तो मिलेगा, इस सोर्स से एक इधर भी तो पॉइंट मिलेगा. इसका मतलब चारों तरफ एक कोन शेप में हमको पॉइंट मिल जाएंगे. ठीक है, मतलब एक यहां कोन जैसा मिलेगा जिसके बाहर कोई लाइट इमर्जेंट नहीं होगी. ठीक है, मीन्स फाइनली हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. देखो बच्चों यहां पे फाइनली हमको क्या मिलेगा? कुछ ऐसा ऊपर एक सर्कुलर टाइप का हमको एक दिखेगा एरिया जिससे लाइट निकल रही होगी. क्यों? क्योंकि चारों तरफ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसके उस तरफ जाने पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जाएगा तो लाइट बाहर नहीं निकलेगी. इसका मतलब यहां पे हमको इस सर्कुलर पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया. बच्चों जिस समय लाइट ऐसे हो गई तो ये एंगल तो क्रिटिकल एंगल बन गया, आपको पता ही है, आईसी हो गया. इधर भी एंगल आईसी हो गया, इसका मतलब ये भी आईसी और कुछ ये भी आईसी.
ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको ये जो ऊपर सर्किल दिख रहा है इसका एरिया चाहिए, क्योंकि यहीं से लाइट ट्रांसमिटेड होगी। मान लेते हैं इसकी रेडियस r, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस r है और मान लेते हैं कि इसकी हाइट को हम लोग h कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हाइट h है और इसकी रेडियस r है तो स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट क्या होगी इसकी, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज नहीं बनना, परपेंडिकुलर h है और बेस क्या है r, तो ये क्या बनेगा, ठीक है। आपको पता है यहां पे अगर हम फार्मूला यूज करें तो साइन IC, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। मतलब डेंसर मीडियम यहां कौन है, वाटर, विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम कौन है, एयर। क्यों, हम बाहर हैं एयर में। वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन IC। अच्छा, साइन IC की वैल्यू यहां से क्या निकल सकती, देखो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, OABC मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम ट्रायंगल SAB, तो साइन IC कितना निकलेगा बच्चों बताओ, साइन IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मीन्स r अपान रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्या ये वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, इन दोनों फार्मूलों को आपस में देख लीजिए, चेक कर लीजिए, साइन IC की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, r अपान रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या मिलने वाला है, 1 अपान ANW। वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। अब ANW की वैल्यू पुट करो, ANW कितना दिया है ये देखो, NW का हो चाहे ANW का हो, बात एक ही होती है। मीन्स r अपान रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 4 अपान 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दो, r स्क्वायर अपान r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्यों, हमको तो r की वैल्यू चाहिए, h तो हमको पता ही है, अभी वैल्यू पुट कर देंगे। 9 अपान 16, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर, मीन्स ये इधर आएगा 7r स्क्वायर इज इक्वल टू 9h स्क्वायर, या r इज इक्वल टू 3 अपान रूट 7h। क्यों, यहां से मैं लिख सकता था r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपान 7h स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये r आ गया। अगर वैल्यू पुट कर दे तो 3 अपान रूट 7h, h कितना दिया बच्चों, 40 सेंटीमीटर, तो r आ गया, कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, 120 अपान रूट 7 सेंटीमीटर, या 1.2 मीटर भी मैं इसको कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, या इसको मैं कह सकता हूं 1.2 अपान रूट 7 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ r, ठीक है। सो एरिया ऑफ वाटर फ्रॉम विच द लाइट इज ट्रांसमिटेड। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहां लिख देते हैं, सो एरिया ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी कहूं, फ्रॉम विच द लाइट इज ट्रांसमिटेड, जहां से लाइट बाहर निकले उसका एरिया कितना होगा, सोचो, पाई r स्क्वायर, पाई 22 अपान 7 r स्क्वायर, 1.44 अपान रूट 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा। इसका स्क्वायर कर दिया बच्चों, लेकिन ये किसमें किया, मीटर में कैलकुलेशन अब होने लगी, याद रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 0.65
मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा? 0.65 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया से लाइट बाहर निकलेगी। क्लियर? अब बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास यहां पे और आता है। क्या क्वेश्चन ये आएगा कि एक इधर डेंसर मीडियम है मान लीजिए, ठीक, और ये रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम से व्हाइट लाइट आती है। कैसी लाइट आती है बच्चों? व्हाइट लाइट। ठीक है। और इस व्हाइट लाइट के आने से जब ये नॉर्मल से किसी एंगल पे गिरती है तो ग्रीन कलर की लाइट इधर चली जाती है, ऐसे दोनों के लिए ऐसे ग्रीन कलर की। ठीक है। तो हमसे कहा गया किस कलर की लाइट रिफ्रैक्ट होगी और किस किस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होगी। मतलब किस किस कलर की लाइट इधर आएगी और किस कलर की लाइट इधर जाएगी, ये सोचना। बच्चों आपको मैं यहां एक बात पहले बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 कलर्स हैं। भाई व्हाइट लाइट में क्या होता है? 7 कलर्स होते हैं ना बच्चों? कौन से? विबग्योर, कई बार पढ़ चुके हैं आप, वेरी गुड। आपको ये पता है कि इसमें अलग अलग कलर की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग, और अलग अलग वेवलेंथ के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग। इसका मतलब हर कलर का क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होगा। ठीक है। पहले तो आपको ये बात पहले भी मैं समझा चुका हूं कि वॉयलेट कलर की रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ सबसे कम होती है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। बच्चों मैंने आपको कॉचीज फार्मूला रिफ्रैक्शन 02 में समझाया था, मेरा जो इससे पहले वाला लेक्चर था। अगर आपको दिक्कत हो रही तो वो देख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन 02। वहां मैंने बताया था कि जैसे जैसे वेवलेंथ घटती है उस कलर के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। मीन्स जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, इंडिगो का उससे कम, ब्लू का उससे कम, ग्रीन का उससे कम, येलो का उससे कम, ऑरेंज का उससे कम। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए। आपको पता है कि साइन आईसी किसके बराबर होती? 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा किसी कलर के लिए, ठीक है, तो अपान में है ना बच्चों, तो नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो एंगल उतना कम होता जाएगा, साइन में एंगल उतना घटता जाएगा, क्योंकि साइन में जब वैल्यू घटती है तो एंगल भी घटता है। इससे ये पता चला कि जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उस कलर का क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। इसका मतलब इसमें क्रिटिकल एंगल सबसे कम किसका होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। किसका ज्यादा है? ये। मैं कह सकता हूं कि आईसी जो है वो किसका? वॉयलेट का, ठीक है, सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। फिर
क्रिटिकल एंगल ऑफ इंडिगो, फिर क्रिटिकल एंगल ऑफ ब्लू, फिर क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन, फिर क्रिटिकल एंगल ऑफ येलो, फिर क्रिटिकल एंगल ऑफ ऑरेंज, फिर क्रिटिकल एंगल ऑफ आर। इसका मतलब रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। ये हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि सॉल्यूशन में इसकी हमको रिक्वायरमेंट पड़नी है। बच्चों जैसे लाइट रे आई और इधर ग्रीन कलर चला गया, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि ये जो एंगल था भाई, आने का इंसिडेंट एंगल तो सबका सेम था, ये ग्रीन कलर का क्रिटिकल एंगल बन गया। ये क्या बन गया? ग्रीन कलर का ये क्या बन गया? क्रिटिकल एंगल बन गया। सोचो, ये ICG हो गया। और आपको पता है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर अगर लाइटें गिरती है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले लेती है। ठीक है, अब सोचो ग्रीन कलर से कम जिनका क्रिटिकल एंगल है, ग्रीन कलर से कम जिनका क्रिटिकल एंगल है, उसके लिए ये एंगल तो ज्यादा हो गया ना। मतलब इन सब के लिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइटें गिर रही है, और क्रिटिकल से ज्यादा पर जब लाइटें गिरेगी तो वो सब कहां आ जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले लेंगे। इसका मतलब ये कलर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये लाइटें ऐसे आ जाएंगी। क्या होंगे ये आपके इसी CG एंगल पर ही होंगे। और कौन कौन सा कलर इधर आएगा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। क्यों? क्योंकि इनका क्रिटिकल एंगल ग्रीन से कम था, तो जब ग्रीन वाले क्रिटिकल एंगल पर लाइट पड़ रही है, इसका मतलब इन सबके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर लाइटें गिर रही है। तो क्रिटिकल एंगल के से अगर ज्यादा एंगल पर लाइटें गिरती है तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये कलर नीचे, बचे हुए कलर उधर चले जाएंगे। तो उस तरफ कौन से कलर जाएंगे? येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब वो अलग अलग रेंज बनेंगी अलग अलग एंगल पे, वो आप अपने हाथ कर सकते हैं। इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब नीचे कौन कौन से कलर जाएंगे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, और ऊपर कौन कौन जाएंगे? येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आपको लगाना चाहिए। देखिए बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमें एप्लीकेशंस देखने हैं किसके? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें मिरेज। मिरेज क्या है? रियलिटी में जब हम समर डेज में क्या देखते हैं, हाईवे पे चलते हैं तो दूर तक जब हम रोड को देखते हैं तो हमको थोड़ा सा वेट दिखाई देती है। या अगर हम हॉट डेज में, समर में, हॉट डेज में डेजर्ट पे चले जाएं, मतलब जैसे रेगिस्तान, ठीक है, डेजर्ट में चले जाएं तो हम वहां पे क्या देखेंगे कि अगर कोई ट्री है तो वो ट्री हमको डेजर्ट में ऐसे दिखेगा जैसे उसकी हमको इमेज दिख रही हो। मतलब दूर से देखने पे हमको पानी पानी नजर आता, जबकि रियल में वहां कोई पानी नहीं होता, कोई वाटर नहीं होता। तो बच्चों जैसे होता ये क्यों है, पहले ये समझते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि एक ये ट्री है, ठीक है बच्चों, एक ये ट्री बना लेते हैं। हमारी आर्ट थोड़ा गड़बड़ है बच्चों, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है बच्चों, और एक यहाँ पे कोई पर्सन स्टैंडिंग है, कोई आदमी है जो यहाँ खड़ा है। होता क्या है, उसको इस डेजर्ट में यहाँ पे जो रेत पड़ी हुई है उसमें इसकी इमेज दिखने लगती है हॉट डेज में। क्यों ऐसा होता है जरा समझिए। क्योंकि जब हॉट डेज होते हैं गर्मी के दिनों में, आपको पता है डेजर्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और जैसे जैसे ऊपर एयर की लेयर में बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि यहां का टेम्परेचर वेरी हाई होगा, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर लो होता जाएगा। अब इतना लो नहीं होगा कि यहां पे 40 डिग्री सेल्सियस यहां पे 0 हो जाए, नहीं। यहां पे अगर 40 है तो ऊपर 39 होगा, ऊपर 38 होगा, ऊपर 37 होगा, फिर ऊपर 36 होगा, फिर 35 होगा। मतलब इतना डिफरेंस मत समझ लेना कि बिल्कुल 40 और -10, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है, बहुत कम। तो बच्चों मिरेज में क्या होता है कि जब टेम्परेचर नीचे का बहुत ज्यादा है और ऊपर का टेम्परेचर बहुत लो है, आपको पता है एयर की डेंसिटी लो टेम्परेचर में ज्यादा होती है और हाई टेम्परेचर में कम होती है। इसका मतलब एयर डेंसिटी, ठीक है, इधर लिख देते हैं। एयर डेंसिटी जो होती है वो यहां पे क्या होती है, लो होती है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे एयर डेंसिटी क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब नीचे की डेंसिटी लो है, ऊपर की डेंसिटी हाई है, आपको पता है हाई डेंसिटी मींस वहां पे लाइट की स्पीड थोड़ा कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, डेंसर। इसका मतलब ऊपर क्या है, डेंसर है, नीचे वाला रेयरर, नीचे वाला उससे भी रेयरर, फिर उससे भी रेयरर, फिर ये उससे भी रेयरर, ठीक है। मींस जैसे जैसे नीचे आएंगे मीडियम रेयरर होता जाएगा। जैसे अगर हम ये सपोज कर लें कि एक ये, ठीक है, फिर एक ये और एक, तो होगा क्या कि जब कोई लाइटें यहां से निकलेगी तो वो कहां आएगी, वो डेंसर से, ऊपर क्या है डेंसर, नीचे क्या है रेयरर, फिर इन दोनों में देखो तो ये डेंसर, फिर नीचे वाला रेयरर, फिर इन दोनों में जब चेक करोगे तो ये डेंसर, फिर ये रेयरर, फिर इन दोनों में चेक करोगे तो ये डेंसर और ये रेयरर। कहने का सेंस ये है कि जब लाइटें आएगी यहां से, देखो ध्यान से, तो जब यहां से इंटर करेगी बच्चों तो क्या हो रहा, देखो डेंसर से रेयरर में आएगी, डेंसर से रेयरर में आएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा दूर हट जाएगी। मान लो ये लाइटें आई, अब ये क्या होगी बच्चों, डेंसर से रेयरर में आएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे लाइट रेयरर होती जाएगी, ठीक है, मीडियम रेयरर होता जाएगा। तो डेंसर से रेयरर में तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयरर, फिर और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयरर। तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि इसको एंगल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा। जब क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा तो ये लाइटें क्या होगी, धीरे धीरे बेंड हो जाएगी और बेंड होके इस पर्सन की आंख में पड़ जाएगी। अब इस पर्सन को ये लाइटें इधर से आती हुई महसूस हो रही, इसको ऊपर से थोड़ी ना, ये तो ऐसे देख रहा था, यहां से लाइट आई यूं, तो जब उसको नीचे से लाइटें मिल रही है तो इसको तो इमेज यहां दिखाई देगी कहीं, मीन्स इसको ऐसा महसूस होगा कि ये पेड़ ऊपर नहीं है बच्चों, उसको लगेगा ये ट्री जो है वो कहां है, नीचे, कुछ ऐसा। तो इसको ये इमेज मिलेगी तो ये सोचेगा यार हम नीचे देख रहे थे, हमको पेड़ दिखाई दे रहा था, ऊपर देखेगा रियल वाला ट्री, नीचे देखेगा ये क्या है, तो उसको लगेगा जैसे हम तालाब के पास खड़े थे ना, पॉन्ड के पास, तो हम देखते उसमें इमेज दिखती, तो इसको लगेगा नीचे पानी जैसा भरा उसमें इमेज दिख रही है। जबकि रियलिटी में क्या होगा, ये मिरेज है। मिरेज का सबसे बढ़िया जानते हो क्या, हिंदी में नाम होता है मरीचिका, और मारीच सबने सुना है ना रामायण में, रामायण में मारीच सुना होगा। मारीच का काम क्या था, वेश को बदलना, अपने जो बोलते हैं कि अपना जो है दूसरे की तरह दिखाई देना, कुछ धोखा दे देना सामने वाले को, वैसा ही होता है मिरेज में।
कि यहाँ वास्तव में कोई वाटर नहीं, लेकिन इसको महसूस होगा वाटर है। यही जब हम लोग समर डेज में रोड पे चलते हैं तब भी यही होता है कि जो स्काई की लाइट है ना वो डेंसर से होती हुई हमारी आंख में आ जाती है, तो स्काई और रोड का कलर दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाने से हमको वो थोड़ा सा वेट टाइप की दिखाई देती है ना। बच्चों नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स। ब्रिलियंसी मीन्स शाइनिंग करना। आपको पता है ना डायमंड बहुत ज्यादा शाइनिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि जो डायमंड बनाए जाते हैं उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स 2.42 होता है और क्रिटिकल एंगल इस मीडियम के लिए, इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एयर के रेस्पेक्ट में 24 डिग्री होता है। तो हम जैसे कहते हैं ना कि डायमंड को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तराशते हैं, कट करके उसको एक शेप देते हैं। क्यों देते हैं? जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। जो भी लाइट इंटर करे वो अंदर ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से, जैसे कोई डायमंड है और उसमें जब लाइट आएगी कहीं से तो बाहर निकलना चाहेगी, मान लीजिए डायमंड, ठीक है, हम ऐसा सपोज करें। अब कोई लाइट इसमें आई, अब अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरेगी तो क्या होगी, वापस लौटेगी। फिर अब यहां भी क्रिटिकल एंगल हो जाए तो क्या होगी, यहां से वापस। तो कुल मिला के क्या होता है कि सारी साइड से आने वाली लाइटें क्या होती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अंदर बहुत ज्यादा लाइट इकट्ठी हो जाती है और उसी फेज से बाहर लाइट निकल पाती है जहां पर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे इंसिडेंट होती है। जहां पे लाइट क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे इंसिडेंट होगी वहीं से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखने पर हमको वो लाइट मिलती है डायमंड से निकलने वाली। इसका मतलब सारी तरफ से लाइट इंटर करेगी और कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही लाइटें निकलेगी। तो उन डायरेक्शन से देखने पर डायमंड बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देता है, उसकी ब्रिलियंसी बहुत ज्यादा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी एज ए रिफ्लेक्टर यूज किए जाते हैं। ये बेसिकली होते क्या हैं, बेसिकली ये आइसोसेलेस प्रिज्म होते हैं जिनको एज ए रिफ्लेक्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पहला तरीका है कि हम रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के फॉर्म में कैसे आइसोसेलेस प्रिज्म को यूज करते हैं। इसका पहला यूज है एज सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। है क्या, जैसे कि ये प्रिज्म है मान लीजिए, ठीक है बच्चों, कैसा प्रिज्म है, ये आइसोसेलेस प्रिज्म है। आइसोसेलेस मींस इसकी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, ऐसे राइट एंगल ABC। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रख दिया। बच्चों होता क्या है, PQ आपने रखा कि जो प्रिज्म है वो किसका बना होता है, ग्लास का, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर के रिस्पेक्ट में 1.5। इसका मतलब अगर इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल फाइंड किया जाए sin IC तो क्या आएगा, 1/a/μg। तो बच्चों ये वैल्यू आती है सॉल्व करने पर 442 डिग्री। इसका मतलब ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। अब बच्चों अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे मान लीजिए कि एक लाइट ये आती है, ठीक है, तो ये क्या होगी, सोचिए जरा, ध्यान सोचिएगा भाई। ये 90 डिग्री है, ये आइसोसेलेस था तो ये 45 और ये वाला भी 40। तो जब ये 45 है तो अगर यहां से आप नॉर्मल ड्रा करेंगे प्रिज्म पे
तो सोचिए नॉर्मल का एंगल कितना जाएगा भाई, देखिए ये 90, ये 45, तो ये भी क्या होगा 45। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब ये 45 हो गया तो ये वाला देखो नॉर्मल है, मतलब इस साइड पर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला भी क्या होगा 45। जब ये 45 होगा तो देखो क्रिटिकल एंगल कितना है 42, और ये आया कितने एंगल पर है 45। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, तो यहां पे लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेट लाइट आई पहले तो यहाँ कोई रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, रिफ्रैक्शन तो हुआ लेकिन यहाँ कोई डेविएशन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे गिरी। आपको पता है 90 डिग्री पे कोई लाइट आती है सीधी चली जाती है, फिर जब यहाँ पे गई तो क्रिटिकल से ज्यादा एंगल पे आ गई, इससे रिफ्लेक्ट हो गई। सेम ऐसे यहाँ से भी जो लाइटें आएगी यहाँ से तो सीधी चली जाएगी क्योंकि 90 डिग्री पे आ रही, अलॉन्ग नॉर्मल आ रही है, यहाँ से क्या होगी ऐसे हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से भी ये लाइटें ऐसे चली जाएगी। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था अब इसकी इमेज कुछ ऐसी फाइंड आउट होगी। ठीक है बच्चों, पेरिस्कोप इंस्ट्रूमेंट में ये एज अ रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, बच्चों सेकेंड रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एज ए रिवर्जिंग प्रिज्म भी यूज किया था, एज रिवर्सिंग प्रिज्म। इसके फॉर्म में भी रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज किया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि एक ये आइसोसेलेस सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है, मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है, तो बच्चों ये एंगल कितने हैं 45 45। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल है। ठीक है, होता क्या है कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी इमेज इससे देखनी रिफ्लेक्ट करके कैसे बनाएगा। तो बच्चों एक लाइटें यहां से आएगी जो कि ये हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर गिरेगी, नॉर्मली गिरेगी तो ये सीधी अंदर भेज देगा। अब क्या होगा, फिर वही बात देखिए, ये एंगल क्या है 90, नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये भी एंगल क्या बनेगा 45। तो ये क्या हो गया, आपको पता है ग्लास का क्रिटिकल एंगल अभी मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों 42 डिग्री। 42 से ज्यादा है तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जब यहां पे पड़ेगा फिर यहां नॉर्मल ड्रा कीजिए, देखिए बच्चों ये नॉर्मल पड़ेगा, ये एंगल फिर से क्या होगा 45। क्यों? देखो ना ये 45 तो ये 45, और ये 45 तो ये वाला 45, और ये तो 90 है ही, तो ये 45 फिर ये भी 45। अब यहां से क्या होगा, फिर से क्या होगा भाई, यहां से ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। यहां से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ऐसा डायग्राम। अब मान लीजिए दूसरी एक लाइटें निकलती, अलग कलर से निकालते हैं, ये निकली लाइटें, तो यहां से फिर क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री तो ये ऐसे आएगी। अब क्या होगा बच्चों, फिर यहां से वही बात है, नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल से एंगल कितना बनेगा 45 बनेगा, फिर ये क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां से क्या बनेगा, फिर नॉर्मल पड़ेगा, फिर 45 और फिर ये ऐसे। ठीक है, इसका मतलब यहां पे हमको इसकी इमेज कुछ इस तरह से मिल जाएगी। देखिए भाई ये नीचे वाला पोर्शन थे, नीचे ये ऊपर, इस तरीके से हमको इसकी इमेज मिल जाएगी बच्चों। वैसे इमेज सेम मिलती है साइज की, थोड़ा सा इसको डायग्राम को और बड़ा करेंगे, सेम साइज की भी मिल जाएगी। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है वो मिरर से भी ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो ज्यादा ब्राइट बनती है, पॉलिशिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ज्यादा यूजफुल है किससे, मिरर से। लेकिन मिरर ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो मिरर होते हैं वो थोड़ा सा सस्ते पड़ते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की अपेक्षा। ठीक है बच्चों, अब अगली हेडिंग हमारे पास बच्चों आती है
अब हमको अगली हेडिंग पढ़नी है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा आपके यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन जब लगवाते हैं तो एक वायर लगाते हैं घर में आके, वो क्या है? वो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो बाहर से वायर लगाया जाता है। ठीक है, आपने टीवी का कनेक्शन ले रखा है, कौन सा? ये जो केबल वाली टीवी आती है, तो इसमें जो केबल बिछाई जाती है ना, वो क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है। क्यों? ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी भेज देती है। इसका मतलब एनर्जी भी लॉस नहीं करती और एक एंड से दूसरे एंड तक सिग्नल को भेज देती है। तो बच्चों ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली क्या होता है? एक कोर होता है। यहां पे क्या होता है बच्चों? ये सेंटर पे कोर होता है। कोर का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ट्रांसपेरेंट कोई मीडियम है कोर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लैडिंग कर दी जाती है एक दूसरे मटेरियल की। क्लैडिंग मतलब एक पूरी कोटिंग। ठीक है, ये तो ये जो क्लैडिंग की जाती है ये किसी दूसरे मटेरियल से की जाती है। ठीक है, और राज की बात यह है कि जो क्लैडिंग का मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, जो क्लैडिंग का मटेरियल यूज करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखते हैं। किससे? μ1 से। इसका मतलब जो क्लैडिंग मटेरियल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और कोर का ज्यादा होता है। क्यों ऐसा रखते हैं? ताकि जो भी लाइटें कोर में इंटर करे, जैसे इंटर करेगी मान लीजिए, ठीक है, अब क्या होगा भाई? बाहर तो इधर एयर है मान लीजिए, ये लाइटें कोई आई तो क्या होगी? पहले तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, पहले तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अब जब यहां पे पड़ेगी ना तो क्लैडिंग में जब जाना चाहेगी तो अंदर क्या है? डेंसर। कोर कैसी है? डेंसर है। और क्लैडिंग कैसी है? रेयरर है। तो जब डेंसर से रेयरर में लाइटें जाना चाहेगी तो यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये यहां से ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा? फिर यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा और इस तरीके से चलते चलते लास्ट में ये लाइटें यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बाहर निकल जाएगी। तो यहां से क्या होता है? अंदर से होते हुए बहुत बड़ा सा लंबा सा होता है। क्यों? क्योंकि जो कोर होती है ना वो कुछ माइक्रोमीटर पतली होती है, मतलब थिकनेस माइक्रोमीटर और लेंथ किलोमीटर्स में होती है इसकी। तो ये लंबे लंबे केबल्स होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक लाइट सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के काम में आते हैं। अच्छा, तो आप तो कहेंगे हम टेलीफोन पे बात करते हैं, हमारा सिग्नल जो वॉइस सिग्नल है ये ट्रांसड्यूसर के थ्रू लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर केबल से पास करवाया जाता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, इसका सबसे बढ़िया यूज एक और होता है कि स्टमक का जब भी एनालिसिस अंदर करना होता है, उसकी जांच करनी होती है कि अंदर कोई क्या दिक्कत है, तो एंडोस्कोपी में भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही अंदर कैमरा डाल के बाहर स्क्रीन पे स्टमक का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल फाइबर मेडिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों?